Hello students, today we shall continue our fourth unit South Asia and the Contemporary World, and this is our fourth unit and fourth video. So the topic is ethnic conflict and democracy in Sri Lanka. Ethnic, आपने ethnicity वर्ड सुना होगा जिसमें क्या ethnicity का मीन होता है a group of people which have common culture, common heritage और common beliefs. तो इन कॉमन बिलीव्स रखने वाले लगभग कॉमन रेस वाले लोगों को हम एक एथनिसिटी मानते हैं। तो श्रीलंका के अंदर दो एथनिसिटी के लोग थे, पहले सिंहलास और दूसरे तमिल इंडियंस। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसे हम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं श्रीलंका का। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि श्रीलंका के अंदर किस तरीके से डेमोक्रेसी सस्टेन करती है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट होता है। तो 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंस हो जाता है, बट उसे हम फुल स्केल इंडिपेंडेंस नहीं समझते, क्योंकि पहले श्रीलंका का नाम था सिलोन। आप ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। तो 1948 के बाद श्रीलंका डोमिनियन बन जाता है ब्रिटिश एम्पायर की डोमिनियन बन जाता है और 1972 तक वो डोमिनियन बना रहता है। उसके बाद 1972 में श्रीलंका टोटली रिपब्लिक बनता है और वहाँ पर वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि वो आज़ाद हो जाता है, एक गणतंत्र बन जाता है, रिपब्लिक यहाँ पे। सो 1972 में जा कर के उसका नाम श्रीलंका पड़ता है। उससे पहले हम उसे सिलोन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी छोटी सी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरीके से श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। जिस तरीके से आप इस पिक्चर को देख सकते हो, एक तरफ श्रीलंका में वो लोग थे जो मेजॉरिटी में सिंहलास थे। इसमें हम कुछ और लोगों को जोड़ सकते हैं क्योंकि ये मेजॉरिटी में थे। ये मेजॉरिटी वाले लोग, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी, ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे और इनकी लैंग्वेज भी अलग थी, सिंहला थी। दूसरी तरफ जो तमिल्स थे, ये वो माइनॉरिटी वाले लोग थे और ये सारे इंडिया से माइग्रेट होकर के श्रीलंका गए थे, कुछ आज़ादी से पहले और कुछ आज़ादी के बाद। तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अब जो मेजॉरिटी है सिंहलास, वो क्या चाहती थी और तमिल्स क्या चाहते थे, हम इन दोनों के एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें सबसे पहले हम हार्ड लाइनर सिंहलास कम्युनिटी के बारे में समझेंगे। हार्ड लाइनर मीन्स जो अपने इरादों में बड़े कट्टर हैं, बड़े हार्ड लाइनर हैं, और वो क्या चाहते थे हम ये समझेंगे। तो प्रॉब्लम क्या थी श्रीलंका के अंदर, जो सिंहला लोग थे वो डोमिनेट करते थे और जितनी भी फोर्सेस थी जो रिप्रेजेंट करती थी श्रीलंका को, उन सब में सिंहलास कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी। ठीक है, जो भी सरकार बनती थी, जो भी पावरफुल लोग हुआ करते थे, वो सभी सिंहला कम्युनिटी से आते थे। दूसरा था, दे वर हॉस्टाइल टू अ लार्ज नंबर ऑफ तमिल्स, ठीक है, हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एंड सेटल देयर। ठीक है, वो बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं करते थे जो लार्ज नंबर में इंडिया से श्रीलंका माइग्रेंट्स आ रहे थे। उसके बाद द माइग्रेशन कंटिन्यू इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सिंहला लोगों की तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि वो ये सोचते थे कि हम बड़े नेशनलिस्ट हैं, ये श्रीलंका हमारा है और हम किसी भी तरीके का कंसंसेशन इन्हें नहीं देंगे जो तमिल्स हैं बाहर से आने वाले। और उनका ये भी मानना था जो श्रीलंका बिलोंग टू द सिंहला पीपल ओनली, श्रीलंका बस सिंहला लोगों का है, इसमें तमिलों का कोई भी योगदान नहीं है, इनको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तो ये सिंहला लोगों का एस्पेक्ट था, वो किस तरीके से चीज़ों को देखते थे, वो क्या चाहते थे। अब हम देखते हैं जो तमिल्स थे वो क्या समझते थे इस सिचुएशन में। तो इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट था। तो तमिल ये समझते थे द नेग्लेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न्स लेड द मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म, क्योंकि प्रॉब्लम्स ये हो रही थी कि ना तो उन्हें माइनॉरिटी के राइट्स दिए जा रहे थे, इवन तमिल लैंग्वेज को ख़त्म करने की बात हो रही थी वहाँ पर। सिंहला को उन्होंने अपनी नेशनल लैंग्वेज बना दिया था। ठीक है, यूनिवर्सिटी में सिंहला लोगों को ही जॉब्स मिल रही थी और एजुकेशन के लिए एडमिशन मिल रहा था।
तो देखा जाए तो तमिल लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इस सिचुएशन में उनके कंसर्न्स को नेगलेक्ट किया गया, बार बार उनको कुछ नहीं माना गया, नेगलेक्ट करते गए। इसकी वजह से मिलिटेंटी तमिल नेशनलिज्म क्रिएट हुआ। मिलिटेंट मतलब यहाँ पर अब उन्होंने हथियार उठा लिए थे तमिल लोगों ने। अब उन्होंने हथियार उठा लिए तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई अपनी 1983 में। तमिल्स ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। यहाँ पर तमिल इलम का मतलब है तमिल स्टेट। ये चाहते थे कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए श्रीलंका के अंदर, क्योंकि जो सिंहला गवर्नमेंट है वो हमारे कंसर्न्स को नेगलेक्ट कर रही है। ठीक है, तो LTTE पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में और उसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम हैज़ बीन फाइटिंग एन आर्म्ड स्ट्रगल विद द आर्मी ऑफ श्रीलंका। और इस LTTE ने श्रीलंका की आर्मी के साथ लड़ाई शुरू कर दी। ठीक है, आर्म स्ट्रगल होने लगा। डिमांडिंग तमिल इलम, तमिल इलम का मतलब है अ सेपरेट कंट्री फॉर तमिल श्रीलंकन्स। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तमिल इलम। ठीक है, इट वाज द मेन डिमांड ऑफ लिट्टे LTTE। ये लिट्टे की मेन डिमांड थी। और तमिल इलम का क्या मतलब है? सेपरेट कंट्री फॉर द तमिल ऑफ श्रीलंका, एक अलग कंट्री हमें चाहिए। और वो कंट्री ये दिखाते थे इस तरीके से, आप मैप में देख सकते हो। द लिट्टे कंट्रोल्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है श्रीलंका का, ये लिट्टे कंट्रोल करती थी और ये चाहती थी कि हमें श्रीलंका का ये पार्ट चाहिए, हम इसे अलग कंट्री बनाएंगे श्रीलंकन तमिल्स के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक पर्सन की फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये है वेलु पिल्लई प्रभाकरन। ये लिट्टे के चीफ हुआ करते थे उस टाइम पर, LTTE के चीफ प्रभाकरन। बाद में इनकी डेथ हो गई, इनकी पूरी फैमिली को भी मार दिया गया और फिर लिट्टे ख़त्म हो गया लगभग। पर ये प्रभाकरन उनके चीफ हैं, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। अब हम ये देखते हैं कि ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था। अगर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पे क्वेश्चन आता है तो आप इन दोनों कम्युनिटीज़ के बारे में बता के और इनके बीच में क्या रिलेशन था, क्या प्रॉब्लम्स थी, उसको बता सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका एंड रोल ऑफ इंडिया क्या था। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, ठीक है, एक अलग बात है, बट इंडिया का क्या रोल था उसमें। अब इंडिया का रोल आपको जैसे मैं बताऊं तो इंडिया में भी कुछ तमिल्स रहते हैं तमिलनाडु के अंदर, बहुत सारे। उन तमिलनाडु के तमिल्स को श्रीलंका के तमिल्स पे थोड़ी दया आने लग गई। उन्हें लगा ये भी तमिल्स जो हैं ये हमारे भाई हैं। तो इंडिया के तमिल्स जो थे, द श्रीलंकन प्रॉब्लम इन्वॉल्व पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन, जो इंडियन ओरिजिन के लोग थे, उन्हें अपने भाई श्रीलंका के तमिल्सों की चिंता सताने लगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंसिडरेबल प्रेशर बनाया इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर तमिल पीपल को लेकर के कि आप श्रीलंका पर प्रेशर बनाएं, वहाँ पर जो हमारे तमिल भाई हैं उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। क्लियर? इस सिचुएशन में क्या होता है, पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन एंड देयर इज कंसिडरेबल प्रेशर फ्रॉम द तमिल पीपल इन इंडिया टू द इफेक्ट दैट द इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। ठीक है, आप हमारे तमिल भाइयों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करिए। आप इतने बड़े हो, श्रीलंका आपके सामने एक छोटा सी कंट्री है। इंडिया के तमिल्स बोल रहे हैं, उस टाइम पर राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी, तो हमारे तमिल्स को इस बात का बड़ा कंसर्न था। तो उसके बाद इंडिया क्या करता है, 1987 में इंडिया पहली बार एक अकॉर्ड साइन करता है श्रीलंका के साथ। अब इसमें वो क्या करता है, वो बनाता है IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। इंडिया श्रीलंका के साथ अकॉर्ड साइन करता है और फिर IPKF यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजता है। ठीक है, अब हम इसे देखने की कोशिश करेंगे कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जब श्रीलंका जाती है तो वहाँ पर क्या रिएक्शन मिलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे 1987 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द श्रीलंकन तमिल क्वेश्चंस। इंडिया साइंड एन अकॉर्ड विद श्रीलंका एंड सेंट ट्रूप्स
ट्रूप्स कौन से IPKF वाले इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजती है टू स्टेबलाइज रिलेशंस बिटवीन द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड तमिल्स। इन दोनों के बीच में रिलेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए हम यहाँ से अपनी आर्मी भेज देते हैं। अब होता क्या है, उसमें हमारा नुकसान हो जाता है। जो इंडियन आर्मी होती है सबसे पहले तो उसे लिट्टे से फाइट करना पड़ जाता है जाते ही, ठीक है। द इंडियन आर्मी गॉट इनटू अ फाइट विद द लिट्टे LTTE, जो तमिल्स की ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। और उसी के साथ साथ जो इंडियन ट्रूप्स की प्रेजेंस होती है उससे श्रीलंका के लोग और श्रीलंका के सरकार और उनकी आर्मी वो बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं इस बात को, कि उनको ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो हमारे इंटरनल मामले में इंटरफेयर कर रहा है। क्लियर हो गया? यानी कि इंडिया से लिट्टे LTTE और दूसरी तरफ श्रीलंकन आर्मी जो है, दोनों को गुस्सा आ जाता है इंडिया पर कि वो हमारे मामले में इंटरफेयर कर रहा है, और ये बात भी जेन्युइन होती है। देन इन 1989 हम क्या करते हैं, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका से वापस बुला लेते हैं बगैर उसका ऑब्जेक्टिव अटेन किए। सपोज करो ये इंडियन आर्मी है, एक तरफ LTTE है और दूसरी तरफ श्रीलंकन आर्मी है। इन दोनों को ही इंडियन आर्मी की प्रेजेंस यहाँ पर अच्छी नहीं लगती। लिट्टे के साथ इंडियन आर्मी डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन में आ जाती है और श्रीलंकन आर्मी ये समझती है कि ये हमारे इंटरनल मामले में, श्रीलंका ये समझता है ये हमारे इंटरनल मामले में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। इसकी वजह से इंडिया पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुला लेता है 1989 में। सो ये था इंडिया का रोल। बेसिक इतना ही था कि इंडिया ने किस तरीके से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर अपना रोल प्ले किया। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन कैसे शुरू होता है। जब भी कोई विवाद उठता है, कोई प्रॉब्लम आती है, उसको किसी नेगोशिएशन के थ्रू ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो इसको भी करने की कोशिश की गई। द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन वॉज कंटिन्यूड बाई इंटरनेशनल एक्टर्स, पर्टिकुलरली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ये नॉर्थ यूरोप की कंट्रीज़ हैं, जैसे नॉर्वे और आइसलैंड। इन्होंने कोशिश की बहुत ज़्यादा कि जो दोनों पार्टियां हैं, सिंहलाज हैं जो गवर्नमेंट है और जो दूसरे तमिल्स हैं, उनके बीच में नेगोशिएशंस हो सकें और वो किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर के बात कर सकें, पर ऐसा हो नहीं पाया और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। और जब 2009 में लिट्टे को ख़त्म कर दिया गया, बेसिकली लिट्टे का जो चीफ था प्रभाकरण, उसे मार दिया गया, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया 2009 में आकर, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका का ख़त्म होता है। नाउ हम ये देखते हैं, हमारी बुक में एक कार्टून दिया हुआ है और बहुत इम्पॉर्टेंट कार्टून है ये, और अक्सर ये बोर्ड के पेपर में आता है। इस कार्टून के अंदर, मैं इसे जूम करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। इस कार्टून के अंदर एक तरफ ये जो लॉयन है ये डिपिक्ट करता है सिंहला पीपल्स को, सिंहला कम्युनिटी को, और दूसरी तरफ ये जो टाइगर है ये डिपिक्ट करता है लिट्टे को, LTTE को, ठीक है। और जो बीच में राजपक्षे खड़े हुए हैं, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों के बीच में। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द श्रीलंका है। क्लियर हुआ? ये केशव जी ने बनाई है, ये कार्टून बनाया, द हिंदू के कार्टूनिस्ट हैं। तो द अबव कार्टून इज रिलेटेड टू द श्रीलंका। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कार्टून कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। इसके बाद इट शोज श्रीलंकाज एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलियम एंड सिंहला। देन लॉइन डिनोट्स सिंहला कम्युनिटी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और टाइगर डिनोट्स LTTE। देन नेक्स्ट, दे आर डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट कंट्री फॉर द तमिल ऑफ श्रीलंका। जो LTTE है उसकी डिमांड है सेपरेट कंट्री की तमिल श्रीलंकन्स के लिए, और इसको हम क्या बोल रहे थे, तमिल इलम बनाने की वो बात कर रहे थे। उसके बाद श्रीलंकन लीडरशिप इज सपोज टू बैलेंस बोथ सिंहलाज हार्डलाइनर्स एंड तमिल मिलिटेंट while negotiating peace।
राजपक्षे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इज सीन ट्राइंग टू बैलेंस देम। जो बीच में पर्सन खड़े हुए हैं राजपक्षे, फॉर्मर प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, दोनों जो पक्ष हैं उनके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कार्टून डिपिक्ट कर रहा है एक डिलेमा। डिलेमा का मतलब है यही कन्फ्यूज़न कि अब क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक डिपिक्ट कर रहा है द डिलेमा ऑफ द श्रीलंकन लीडरशिप इन ट्राइंग टू बैलेंस सिंहलाज हार्डलाइनर ऑफ द लॉयन एंड तमिल मिलिटेंट ऑफ द टाइगर वाइल नेगोशिएटिंग पीस। तो अब इसमें बेसिकली मैंने इस पूरे कार्टून को ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, विच कंट्री इज शोन हेयर। तो ये श्रीलंका को दिखा रहा है। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को श्रीलंका के। व्हाट इज LTT, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, आप बता देंगे। और व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ LTT, मेन डिमांड क्या थी उनकी, तमिल इलम बनाना, यानी कि अ सेपरेट कंट्री फॉर श्रीलंकन तमिल्स। और लास्ट में फोर्थ है राजपक्षे इज ट्राइंग टू परफॉर्म विच पॉलिटिकल एक्ट ट्राइंग टू बैलेंस। तो आप इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, ये आपके बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट, श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट रहा पर उसके बाद भी श्रीलंका ने बड़ी तरक्की की है। उसके बाद भी श्रीलंका ने अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन रखा है। वहाँ पे कभी तो ना तो मोनार्की, कोई राजा नहीं बना, और ना ही वहाँ पर कभी मिलिट्री रूल आया। तो श्रीलंका ने कैसे किया और उसने कैसे प्रोग्रेस की, एरियाज ऑफ प्रोग्रेस इन श्रीलंका, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑल राउंड उसकी प्रोग्रेस हम देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो सबसे पहले उसकी प्रोग्रेस है, कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रही है, बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ की है श्रीलंका ने। रिकॉर्डेड हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देखा गया है श्रीलंका के अंदर, ठीक है। देन सक्सेसफुली कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ को बहुत अच्छे से श्रीलंका ने रोक के रखा। थर्ड, द फर्स्ट कंट्री इन द रीजन लिबरलाइज द इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को ओपन करने में, फ्री करने में फर्स्ट कंट्री रहा है वो इस पूरे रीजन में। और उसके बाद इट हैज़ हैड द हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP जो थी उसकी पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो वो हाईएस्ट है इस रीजन में। एंड इट हैज़ मेंटेन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, और अब तक उसने आज़ादी के बाद से अब तक अपना डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम मेंटेन करके रहा है। वहाँ ना तो कभी आर्मी रूल लगा है, ना ही वहाँ पे किसी मोनार्क का राज रहा है। तो ये श्रीलंका का हमने देखा कि वो उसके जो एरियाज़ ऑफ प्रोग्रेस हैं वो कौन कौन से। तो बेसिकली बस हमें श्रीलंका के बारे में इतना ही पढ़ना है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।